नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े आतंकवादी के बारे में। ये देश आतंकवाद से प्रभावित देश है। इस देश में आतंकवाद ने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए और पद पर न रहते हुए हत्या की है। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम आपको याद होगा। लेकिन आज इस भारत सरकार के एक जिम्मेदार रेल राज्य मंत्री का जो बयान है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी इस देश के आतंकवादी नंबर 1 हैं। मैं इस रहस्योद्घाटन से बहुत चौंका। स्वाभाविक है मेरा चौंकना, इस देश की जनता का चौंकना, खासतौर पर कांग्रेस के लोगों का चौंकना, क्योंकि कांग्रेस के लोगों को ही पता नहीं था कि उनका जो नेता है वो देश का आतंकवादी नंबर 1 है। चूंकि ये बयान केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का बयान है, इसलिए इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर रेल राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है तो भारत सरकार को तत्काल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। और अगर बिट्टू साहब ने बचपने में ये बात कही है, दीवानगी में ये बात कही है या किसी दूसरे सुरूर में ये बात कही है तो उन्हें फ़ौरन बिट्टू साहब को डिरेल कर देना चाहिए, मंत्रिमंडल से घर बैठा देना चाहिए। क्योंकि देखिए, बिट्टू के इस बयान से देश के लोकतंत्र की भी अवमानना हुई है, देश के पूरे प्रतिपक्ष की भी अवमानना हुई है और दुनिया में भारत की भी बड़ी बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान जो बातें की उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप ये है कि भारत सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री उन्हें देश का आतंकवादी नंबर 1 बताता है। देखिए, इस देश में आतंकवादी कौन है कौन नहीं है इसकी पहचान इस देश की जनता को बहुत अच्छी तरह से है। पिछले 4 जून 2024 को इस देश की जनता ने एक जनादेश दिया था और वो जनादेश इस बात का परिचायक है कि वो आतंकवादियों को पहचानती है। उसने देश में जो लोग आतंक का पर्याय हैं उन्हें पूरा समर्थन नहीं दिया, पूरा बहुमत नहीं दिया, उन्हें बैसाखियाँ लगाकर सरकार में आना पड़ा। और जो लगातार लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और जिन्हें देश का आतंकवादी नंबर 1 कहा जाता है, उनके नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष लंबे अरसे बाद इस देश को दिया है। तो अब ये जनता को तय करना है कि आतंकवादी नंबर 1 है कौन। देखिए, क्या होता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में पिछले 10 साल से जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है वो उसको रेखांकित करता है कि इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी क्रांतिकारी तब्दीली आई है। जब से संघ परिवार के लोग सत्ता में आए हैं उन्होंने शब्दकोश में ऐसे ऐसे सुभाषित शब्द जोड़ दिए हैं जिन्हें सुनकर के आपको हंसी आ सकती है। मुझे तो नहीं आती, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो संघ परिवार का जो पाठ्यक्रम है उसमें इस तरह के सुभाषित, जिन्हें आप आम आदमी की भाषा में गालियाँ कहते हैं, वो शामिल हैं शुरू से। और माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के एक सामान्य कार्यकर्ता भी जो इस पार्टी का है और जो इस परिवार का सदस्य है वो इस तरह के सुभाषितों का इस्तेमाल लगातार करता रहा है। कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। कांग्रेस में भी एक ज़माने में ऐसे तमाम मुंहफट लोग थे जो संसदीय और असंसदीय शब्दों में भेद नहीं करना जानते थे और कुछ भी बोलते थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि जिस आदमी को भारत सरकार का एक मंत्री देश का आतंकवादी नंबर 1 कहता है, उसी व्यक्ति ने इस देश की एक पूर्व महिला मंत्री जो कि राहुल गांधी की प्रतिद्वंदी भी रही, उसके खिलाफ अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक भी अपशब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया। ये नए तरह के आतंकवादी हैं जो चाहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ न बोला जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो आतंकवादी हैं
जो जर्सी गाय किसी महिला को कह सकते हैं, किसी महिला को रावण की हंसी से बता सकते हैं, किसी महिला को 1 करोड़ की नर्तकी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनके सुभाषित में ये शामिल है। और ये मुझे तो हैरानी होती है कि हमारे देश के जो भूतल परिवहन मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी, जिन्हें बकौल गडकरी विपक्ष ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो विपक्ष समर्थन उनका कर सकता है, तो ऐसे गडकरी इस शब्दावली से कैसे वंचित रह गए। उनकी जो दीक्षा है, नागपुर की जो दीक्षा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रही, अन्यथा उनके श्रीमुख से भी वही शब्द निकलने चाहिए थे जो कि बिट्टू के मुँह से निकले हैं, या जो बिट्टू के संरक्षक हैं, बिट्टू के जो नेता हैं पार्टी के, बिट्टू के जो भगवान हैं, उनके मुँह से निकलते रहते हैं। आपको याद होगा कि इस देश में बड़ी विचित्र परंपरा है। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बड़े पक्के गांधीवादी थे, कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन वो शिवांगु प्रेमी थे। स्वमूत्र चिकित्सा का उन्होंने बहुत वकालत की, यानी वो स्वमूत्र पान करके खुश रहते थे, उनकी सेहत अच्छी रहती थी। और एक प्रधानमंत्री अभी हैं हमारे देश में जो गालियाँ खा करके खुश रहते हैं, जो खुद कहते हैं कि गालियाँ खा, वो 2-2.5 किलो गालियाँ रोज़ खाते हैं, इससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। और अब देखिए, कल ही उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया, 75वें में प्रवेश कर गए हैं। हालांकि उनकी ये जो उम्र है ये मार्गदर्शक मंडल में जाने की है, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उन्हें अभी बिट्टू जैसे लोगों का नेतृत्व करना है। इस देश को बिट्टू की ज़्यादा ज़रूरत है या राहुल गांधी की ज़्यादा ज़रूरत है, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर आकर के विरोध प्रकट किया। अरे भाई, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बिट्टू पर तो इसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं, न सरकार पर इसका असर पड़ेगा, न संघ परिवार पर इसका असर पड़ेगा। और जिस पुलिस में वो रिपोर्ट लिखाने गए हैं, उस पुलिस की तो हैसियत ही नहीं कि वो बिट्टू या बिट्टू एंड कंपनी, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट का कोई नेता हो सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश का कोई भाजपा विधायक हो सकता है, जो राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 कह सकता है, जो उन्हें परोक्ष रूप से जान से मारने की धमकी दे सकता है, जो कह सकता है कि जो असर श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ वो राहुल गांधी का भी होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बहुत ही विचित्र किस्म की दौर से हम राजनीति के गुजर रहे हैं। जिस दौर में हम संविधान की वकालत करते हैं, जिस दौर में हम एक चुनाव और एक देश की बात करते हैं, उस दौर में हम लोगों को, जनता के लोकप्रिय नेताओं को आतंकवादी नंबर 1 भी कहने से नहीं चकते। देखिए, मैंने तो कभी भी इस तरह की शब्दावली का यानी सुभाषित शब्दों का न इस्तेमाल किया है और न मैं इनका समर्थन करता हूँ। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत सम्मान करता हूँ, करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हों या इससे पहले उन्होंने अपनी ताकत पर अपनी सरकार चलाई हो, लेकिन जब वो भी इस तरह के सुभाषित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारी ये परंपरा में नहीं है। हमारी परंपरा गांधीवाद की परंपरा है, और अब गांधी को मानना न मानना ये अलग बात है। अब गांधीवाद और आतंकवाद 2 ऐसे वाद हैं जिन पर कि अनंत चर्चा हो सकती है। तो क्या गांधीवाद को मानने वाले लोग आतंकवादी नंबर 1 हो सकते हैं, या गॉडसे को मानने वाले लोग आतंकवादी नंबर 1 हो सकते हैं? इस पर विमर्श हो सकता है, इस पर शोध हो सकता है, इस पर PhDयाँ हो सकती हैं और होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये सब हो नहीं रहा है। जो लोग राहुल गांधी को आतंकवादी बता चुके हैं, उन लोगों को हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है, जिसको आम बोलचाल में गोदी मीडिया कहते हैं, वो बड़ी प्रमुखता से, बड़े सम्मान से अपने स्टूडियो में बुलाकर अपनी बात रखने का और सफाई देने का मौका दे रहा है। जबकि राहुल गांधी को किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा कि उन्हें बिट्टू साहब ने जो उपाधि दी है उसको सुनकर कैसा लगा। और राहुल गांधी ने भी अभी तक इस पर कोई टिप्पणी की नहीं है। हालांकि आपको याद हो कि माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब गणेश
की एक पूजा एक माननीय मुख्य न्यायाधीश के घर जाकर की थी, तो उस पर कांग्रेस ने जो टिप्पणी की थी उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री भी बहुत दिन तक मौन नहीं रह पाए, और कल उन्होंने कहा, और जो उन्हें कहना था वो उन्होंने कहा, देश ने सुना भी कि उन्होंने क्या दलील दी पूजा करने के मामले को लेकर। तो उसको छोड़ दीजिए, बात अभी आतंकवाद की है। इस देश में मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आतंकवाद के बीज किसी भी मिट्टी में बोए गए हों, चाहे खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी हों, चाहे हमारे पूर्वी राज्यों के आतंकवादी हों, मिजो हों, नगा हों, असम के हों, इनको इस देश ने कभी पनपने नहीं दिया। चाहे आतंकवादियों ने मंदिरों को अपना अड्डा बनाया हो, चाहे मस्जिदों को अपना अड्डा बनाया हो, चाहे मदरसों को अपना अड्डा बनाया हो, चाहे गुरुद्वारों को अपना अड्डा बनाया हो, लेकिन उन्हें पनपने नहीं दिया गया। इस देश की जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने सदैव आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। पिछले 10 साल में हमारी सरकार भी आतंकवाद से लगातार लड़ रही है, और इस लड़ाई में उसको जो फौज है उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ संविधान का भी इस्तेमाल करना पड़ा, और जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीनने के लिए अनुच्छेद 370 हटानी पड़ी। वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, 10 साल बाद अब चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हुआ है, तो वहाँ भी आतंकवाद से लड़ाई जारी है। लेकिन इस लड़ाई का क्या हश्र है ये आप सबके सामने है। हमारे रोज़ सैनिक मारे जा रहे हैं, अधिकारी मारे जा रहे हैं, लेकिन आतंकवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह यह है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो इच्छा शक्ति इंदिरा गांधी ने दिखाई थी, वो इच्छा शक्ति इस सरकार में मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये आतंकवाद के प्रति ये सरकार नरम होगी, नरम बिल्कुल नहीं है। उसकी बंदूकें चल रही हैं, लेकिन कैसी चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्योंकि आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में जो पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है उसमें जान खतरे में होती है। इंदिरा गांधी की जान आतंकवाद से लड़ाई लड़ते हुए गई, राहुल गांधी की जान आतंकवाद से लड़ाई लड़ते हुए गई। लेकिन जिन लोगों ने कथित रूप से आतंकवादी राजनीतिक जो दल हैं उनके साथ जम्मू कश्मीर में अतीत में सरकारें बनाई, उनका कोई आदमी इस तरह के जोखिम का सामना करने की स्थिति में अभी तक तो नहीं आया है, और ना आगे आएगा, क्योंकि ये उनका चरित्र नहीं है। उंगली कटा के शहीद होना अलग बात है, और सीने पर गोलियां खाना अलग बात है। बम के धमाकों में अपने तन का, अपने जिस्म का चिथड़ा उड़वा लेना एक अलग बात है। तो मैं तो अंततोगत्वा यही कहता हूँ कि कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, और यहाँ तक कि राहुल गांधी को भी माननीय बिट्टू साहब को क्षमा कर देना चाहिए। वो तो बड़े दिल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग। उन्होंने इंदिरा गांधी के हत्यारों को क्षमा कर दिया, उन्होंने राहुल गांधी के हत्यारों को क्षमा कर दिया, तो फिर बिट्टू साहब तो क्या बात है बेचारे। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा है ना कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है। तो ठीक है, ये उपाधि वो लें या न लें, ये उनके ऊपर है। जो आप स्वीकार नहीं करते वो चीज़ अपने आप वापस चली जाती है। बिट्टू साहब की उपाधि बिट्टू साहब को वापस मिल जाएगी। लेकिन ये दौर वो दौर है भारत की राजनीति का और आज़ाद भारत का, जिसमें लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को इतनी गलत शब्दावली से सुशोभित किया गया है। मुझे तो लगता है कि कहीं भारत की सरकार इस पुरुषार्थ के लिए हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू साहब को आने वाले गणतंत्र दिवस पर कोई पद्म पुरस्कार न दे दे, क्योंकि ऐसा पुरुषार्थ कम ही लोग दिखा पाते हैं। और देखिए, इसमें बिट्टू का कोई दोष मैं मानता नहीं। बिट्टू भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नए नए हैं, तो उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्स कोई किया होगा संघ परिवार का, इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो उनके लिए अपेक्षित है और उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, नया मुल्ला होता है तो ज़्यादा प्याज खाता है, नया पंडित होता है तो ज़्यादा मिठाई खाता है। तो बिट्टू साहब नए भाजपाई हैं, तो नई नई गालियाँ और नए नए कड़वे शब्द इस्तेमाल करने में उन्हें मज़ा आता है। लेकिन ये बात मज़े की नहीं है, ये देश की राजनीति को प्रदूषित करने का मामला है। और इस पर सभी को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे और कोई राजनीतिक दल हों, सभी को मिल बैठ करके विचार करना चाहिए कि क्या इस देश के विकास में इस तरह के जो सुभाषतानी
जो हैं सुभाषित शब्द हैं वो सहायक होंगे या इससे देश की जन भावनाएं आहत होंगी। देखिए, राहुल गांधी किसी ऐसे सड़क से उठ के तो आए नहीं हैं। उनके परिवार की एक लंबी राजनीतिक विरासत है, तो उस विरासत की अनदेखी भी नहीं कर सकते आप उन पर और उनकी राजनीति पर और उनके परिवार पर। राजनीति में परिवारवाद के पोषण का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो आतंकवादी नंबर 1 है, ये आरोप गले से कम मेरे नहीं उतरता तो आम जनता के मन में भी नहीं उतरेगा। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के मन में भी ये बात कहीं चुभी होगी कि जो आदमी इस देश को 2 बार पैदल नाप चुका हो, जिसने जनता से सीधा संपर्क करने की कोशिश की हो, वो आतंकवादी नंबर 1 हो सकता है। आतंकवादी इस तरह से खुले सड़क पर नहीं घूमते। आतंकवादियों के ठिकाने कहीं और होते हैं, और जहाँ ठिकाने होते हैं वहाँ ईडी, सीबीआई और हमारे देश के गृह मंत्री को पता होता है कि आतंकवादी कहाँ छिपे हैं। उन पर इसीलिए तो आपको याद है ना, पिछली सरकार ने पिछले चुनाव के समय कौन सी एयर स्ट्राइक की थी, तो उन्हें पता था कि आतंकवादी कहाँ रहते हैं। अगर उन्हें ये मालूम हो कि आतंकवादी नंबर 1 दिल्ली में रहते हैं, तो वो कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी भी हों तो उनको मेरे ख्याल से सरकार छोड़ती नहीं, क्योंकि अभी तो चलिए बैसाखी हुई सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी वो तो समृद्ध और सक्षम सरकार थी। 303 लोगों सांसदों का समर्थन था, बहुमत था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास। तो ऐसी सरकार तो किसी आतंकवादी को बर्दाश्त कर नहीं सकती है, और अगर बर्दाश्त कर रही है तो ये सरकार की अक्षमता है, ये सरकार की इच्छा शक्ति में कमजोरी का लक्षण है। या तो सरकार अब स्पष्ट करे कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 नहीं है, और अगर वो सरकार और अपने मंत्री के ख्याल से इत्तफाक रखती है तो उसे बिना समय गवाए राहुल गांधी को जेल के भीतर डाल देना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी नंबर 1 होने की वजह से वो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस देश की संसद के लिए खतरा है, इस देश की जनता के लिए खतरा है, खुद प्रधानमंत्री जी के लिए खतरा है। तो अगर ये बात है तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ और उनकी सरकार के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर ये बात नहीं है, वे आतंकवादी नंबर 1 नहीं हैं, तो या जो मैंने शुरू में कहा कि या तो उन्हें आतंकवादी नंबर 1 कहने वाले मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए, और उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई संभव है वो करना चाहिए। अन्यथा ये जिस तरह से संवादों की नई श्रृंखला शुरू हुई है, ये कहाँ जाकर ख़त्म होगी इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम कितने और नीचे जाएंगे। राजनीति में अदावत का श्री गणेश तो 2014 में हो गया था, लेकिन ये अदावत इस तरह से व्यक्तिगत लांछनों तक आ जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते तो निश्चित तौर पर वो बिट्टू के बयान के लिए पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से क्षमा मांग लेते। लेकिन आज की सरकार से इस तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि ये सरकार क्षमा न मांगती है और न क्षमा किसी को करती है। आप देख रहे होंगे कि अभी हमारे देश के 3 मुख्यमंत्री हैं जो इस सरकार के निशाने पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो जेल यात्रा करे आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल, वो 177 दिन की जेल यात्रा करके जमानत पर छूटे हैं, बेल कीपर मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी की कुर्सी को हिलाने में पूरी सरकार, पूरी पार्टी लगी हुई है। वो तो मेरे ख्याल से तो ममता बनर्जी को भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और उसके मंत्रियों को आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर तो संदेश खाली का है कि जातियों का आरोप भी है, और कोलकाता में एक महिला चिकित्सक की हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप है। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो दुर्भाग्य से इस समय इस देश में हो रही हैं। तब हो रही हैं जब इस देश में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस तरह के आरोपों का जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है।
अगर ये न सोचा गया, अगर भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित मार्गदर्शक मंडल है इस पर मौन बैठा रहा, गुड़ खाकर बैठा रहा, तो आप तय मानिए कि 44 साल की जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी उम्र कांग्रेस की तरह 27 होने वाली नहीं है, क्योंकि ये पार्टी अपने ही बोझ से भरभरा कर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 साल बाद गिर जाने वाली है। क्योंकि ये पार्टी जिस ढंग से, जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों के लिए कर रही है, वो कतई सराहनीय नहीं है, वो अक्षम्य है। और इस तरह की राजनीति देश के प्रतिपक्ष ने कभी नहीं की, देश के सत्ता पक्ष ने कभी नहीं की। आप नेहरू का ज़माना उठाकर देख लीजिए, आप शास्त्री का ज़माना उठाकर देख लीजिए, यहाँ तक कि देश में आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी का ज़माना उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी का ज़माना उठाकर देख लीजिए, राजीव गांधी का, क्षमा कीजिए, राजीव गांधी का ज़माना उठाकर देख लीजिए। उन्होंने तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता थे, उनकी चिकित्सा का इंतजाम विदेशों में किया, उन्हें भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप पर विदेशी मंचों पर भेजा। तो इतनी दरिया दिली अगर राजनीति में नहीं है तो राजनीति करना बेकार है। फिर तो आप बंदूक उठा लीजिए, आप मोर्चा लीजिए आतंकवादियों से सीधे सीधे। काहे को राजनीति करते हैं? राजनीति में शब्दावली, राजनीति के जो औजार हैं वो दूसरे तरह के औजार होते हैं। इस देश में गांधीवाद और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर आतंकवादी नंबर 1 होने का आरोप लगाया गया है वो न सिर्फ अपने उपनाम से गांधी है, बल्कि उस गांधीवाद का भी एक प्रतिनिधि है, जिस गांधीवाद ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम में फतह हासिल कराई थी, जिस गांधीवाद को पूरी दुनिया आज भी उतना ही सम्मान देती है जितना कि 77 साल पहले देती थी। ये एकात्मता मानववाद नहीं है जिसका जिक्र सिर्फ नागपुर और नागपुर के आसपास होता है। पूरी दुनिया में जिस वाद का जिक्र होता है वो गांधीवाद है, वो मार्क्सवाद है, वो समाजवाद है। ये इस तरह का संप्रदायवाद कहीं भी न स्वीकार्य है, न सम्माननीय है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर भारत सरकार अपने छवि को बनाए रखना चाहती है तो वो तत्काल न सिर्फ बिट्टू के खिलाफ बल्कि बिट्टू की पूरी बिरादरी से, सरदारों से मेरा नहीं है, बिट्टू की बिरादरी से मतलब है जो इस तरह की जो सुभाषित शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आतंकवादी नंबर 1 कहते हैं, जो अपने प्रतिद्वंदियों को जान से मारने की परोक्ष धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई कराए, उन्हें गिरफ्तार कराए, उन्हें जेल में डाले, उनको अदालत के सामने पेश करे। अन्यथा ये एक गलत परंपरा जो शुरू हो जाएगी वो इस देश की राजनीति को ऐसे अंधेरी मोड़ पर ले जाकर छोड़ेगी जहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इस देश की जनता ने 2024 के आम चुनाव में इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश की है, और अगर ये प्रवृत्ति कम ना हुई तो मुझे लगता है कि हम 2029 के आम चुनाव में जब उतरेंगे तब आप देखेंगे कि जनता का जो जनादेश है वो इस गांधीवाद और आतंकवाद के बीच में फ़र्क करते हुए आएगा। और ये देश गांधी का देश है, ये किसी आतंकवादी का देश नहीं है। यहाँ कोई भी आतंकवादी न सम्मानित हुआ है न सम्मानित होगा। देश के बाहर भी जो आतंकवादी हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो अन्नू हो चाहे पन्नू हो, उनको भी ये देश कभी सम्मान के साथ नहीं देखता। लेकिन उनके साथ अगर किसी ने बातचीत कर दी है, अगर संवाद कर लिया है, तो उसे आतंकवादी कह देना भी बहुत गलत बात है, और इस गलती को जितनी जल्दी सुधारा जाए उतना बेहतर है। अन्यथा आप देखेंगे कि जो हम जिस श्राद्ध पक्ष का सामना भी कर रहे हैं ये और ज़्यादा दुस्तर हो जाएगा। हम अपने पूर्वजों का सम्मान करना तो दूर, उन्हें अपमानित करने का एक जो सिलसिला शुरू कर देंगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। आज इतना ही। मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, असहमत भी हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। असहमति लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है। तो सहमति और असहमति के बीच मैं आपको छोड़कर
यहाँ निकलता हूँ और आने वाले दिनों में फिर किसी न किसी बात पर, किसी न किसी ऐसे ही मुद्दे पर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।